Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel. In today's topic, we are going to continue with the same chapter of geography for class 10. Yes, this video is for class 10. And here we are going to start with the natural resource which is very important in our life, that is land, right? Land is only the natural resource which is actually linking our atmosphere, hydrosphere as well as biosphere with लिथोस्फेयर मीन्स लैंड ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें हवा से, पानी से, सबसे जोड़ रहा है। और हम जो लोग हैं, हम जो लिविंग एलिमेंट इस अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं, वो सब किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ नेचर है, सबसे बड़ा रिसोर्स ऑफ नेचर है, दैट इज लैंड। एंड लैंड ने हमारी लाइफ को इतना सपोर्ट किया हुआ है इन ऑल द वे यू कैन सी। विदाउट लैंड नथिंग इज पॉसिबल। ट्रू और नॉट? Right? So here we start with today's topics. So before we start our topic today's topic, you just subscribe my channel so that you can get time to time notification and also help me to improve and to grow on this channel. Right here. So here we'll start with today's topic, land as a resource. Land is very important element. अभी मैंने बताया, it is a link between हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फेयर। हम सबको ये जोड़ रहा है किससे? लिथोस्फेयर से। तो ये तो लैंड की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लैंड किस तरह से हमारी लाइफ में यूज आती है, कैसे यूज आती है। हमारे रहने के लिए घर किस पे है? लैंड पर। फैक्ट्रीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, एवरीथिंग जो भी हो रहा है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे फ्लोरा हो, चाहे फौना हो, किसी भी तरह का रिसोर्स हो, उन सब की फर्स्ट प्रायोरिटी टू लिव ऑन दिस अर्थ इज यूज ऑफ लैंड। बिना लैंड के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स विथ विच वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों ही एक्टिविटी हम किसके थ्रू कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं? लैंड की हेल्प से। जब हम खाते हैं, पीते हैं, तो हमें बैठने के लिए जगह चाहिए। सो दैट इज वी आर यूजिंग, इवन खड़े होने के लिए भी तो हम यूज कर रहे हैं लैंड को, राइट? प्रोडक्शन हो रहा है तो फैक्ट्रीज में हो रहा है, इंडस्ट्रीज में हो रहा है, तो इंडस्ट्री सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है? लैंड पे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चीजों का, गुड्स का, वो किसके बीच हो रहा है? लोगों के बीच पर। वो सब लोग कहाँ हैं? लैंड पे। तो हर चीज अगर हम देखें, एग्रीकल्चर, हर आप देख सकते हैं क्रॉप्स ग्रो होती हैं, वो सब किसके थ्रू हो रही है? लैंड। तो लैंड हमें फूड भी दे रहा है, लैंड हमें छत भी दे रहा है, लैंड हमें हर तरह की कमोडिटी दे रहा है जो हमारी लाइफ को लग्जीरियस और सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज व्हाई लैंड इज कंसिडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सपोर्ट। नाउ व्हाट लैंड सपोर्ट्स? नेचुरल वेजिटेशन। वी ऑल नो नेचुरल वेजिटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी ऑल आर। In fact, what we are talking about here actually related to food crops. हमें हर तरह का जो फूड क्रॉप मिलता है in the form of fruits, vegetable, in fact your grains, everything you are getting from land, क्योंकि farmers land पे ही ये सारे crops प्रोड्यूस करते हैं। हर तरह की वेजिटेशन, चाहे वो बड़े बड़े पेड़ों के थ्रू हो रही हो, चाहे छोटे छोटे प्लांट्स के थ्रू हो रही हो, चाहे खेतों के थ्रू हो रही हो, सब हमें किससे मिल रहा है? लैंड से। इट ऑल्सो सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ। क्या सपोर्ट करती है? वाइल्ड लाइफ। वी ऑल नो हमारे जो जंगल बने हुए, वो जंगल भी किस पे हैं? लैंड पे। तो फॉरेस्ट में कौन रहता है? वाइल्ड लाइफ। तो हर तरह की वाइल्ड लाइफ, चाहे वो शेर हो, चाहे चीता हो, टाइगर, लायन, रैना, जो भी हो, हर तरह का वाइल्ड लाइफ कहाँ मिलेगा आपको? फॉरेस्ट में या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइक प्लेस पे। वो सब कहाँ बनी है? लैंड पे। इट ऑल्सो सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। डेफिनेटली हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी मैंने समझाया, हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज लैंड के सपोर्ट से होती है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे इंडस्ट्री बनानी हो, चाहे एग्रीकल्चर करना हो, सब कुछ लैंड से ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन, यस और नो? राइट। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो हर तरह की गाड़ियां किस पे चलती हैं? जमीन पर। वो बात अलग है, हवा में भी उड़ती है, बट उसके लिए भी टेक ऑफ और लैंडिंग कहाँ होती है? लैंड पर। हवा में तो थोड़ी ना हम जी सकते हैं, हमें अल्टीमेटली उतर के तो नीचे ही आना पड़ेगा और जाना भी नीचे से ही पड़ेगा, तभी हम हवा में पहुंचेंगे। तो भले एरोप्लेन हवा में चलता है, इनफैक्ट वो वाटरवेज ऑल्सो शिप। तो शिप की भी अगर हम बात करें तो यू ऑल नो कि वो भी लैंड से ही जाएगा, पानी में कूद के नहीं जाते आप।
तो हर जगह लैंड का सपोर्ट सबसे पहले है। तो ट्रांसपोर्टेशन में लैंड सपोर्ट करता है। सड़कें हमारी सब लैंड पे ही, लैंड से ही है। कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन में कैसे है, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फिटिंग, जो बड़े बड़े एंटीनास लगते हैं, पिलर्स लगते हैं, वायर फिटिंग होती है, आजकल के टाइम पे तो अंडरग्राउंड हो रही है, तो वो सब किसके यूज से हो रही है, लैंड के यूज से। तो इस तरह से भी हम लैंड का यूज करते हैं। इसीलिए अब आपके स्क्रीन पे देखना एक चार्ट आएगा अभी, जिसमें बताया जाएगा कि लैंड इंडिया में किस तरह से फ्रेगमेंटेड है। हम लैंड को क्या समझते हैं, एक सरफेस, प्लेन सरफेस? नो, लैंड के डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट रिलीफ हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा द डिवाइड ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जो हमने इसका फर्स्ट चैप्टर था आपके ज्योग्राफी का, उसमें भी आपने पढ़ा था। वी हैड 6 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस लैंड इनटू रिलीफ। तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिलीफ। तो रिलीफ कौन कौन से जो मेन रिलीफ हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जो हम देखते हैं अपने लैंड एरियाज में, हमें कई तरह से लैंड दिखाई देती है। कभी हिली माउंटेन के फॉर्म में, कभी आइलैंड के फॉर्म में, कभी प्लेट्यू के फॉर्म में, कभी प्लेन्स के फॉर्म में। सो जो ओवरऑल लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस चार्ट के थ्रू आपको अभी दिखाई देगा। जस्ट लुक एट द चार्ट, फ्लैश ओवर योर बोर्ड। So here in this chart you all can see that land in India is divided into different varieties: mountain, plateaus, plains and island. About 43% of land area comes under plains, 30% comes under mountain and 27% come in plateau region. So in this way land is divided into our country. So have you seen the chart? This chart is available in your NCERT also, you can follow over there. So here we have 4 part basically. इसके अलावा भी कई पार्ट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं 9th क्लास के साथ में. Now we are going for understanding the land utilization in India. How land is utilized in our country. What is the type of land which we are using in our country. So here we'll begin. We have 6 types of distribution of land in our country, on the basis of which we understand the variety of land available to us and how we are utilizing it. हम किस तरह से इसको यूज करें, कहाँ कहाँ यूज करें. कई जब भी हम लैंड की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कि हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं. बट एग्रीकल्चर ही एक अकेली एक्टिविटी नहीं है. लैंड कई तरह से यूज होती है, कल्चरेबल भी और अनकल्चरेबल. तो कल्चरेबल मीन्स टिपिकली एग्रीकल्चर के लिए, बट अनकल्चरेबल लैंड मीन्स हम अदर देन और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यहाँ कर रहे हैं. तो वो क्या है, तो इसके लिए हमें ये समझना है कि लैंड यूटिलाइज कैसे हो रही है. तो पहला टाइप, पहले जो लैंड यूज हो रही है वो है फॉरेस्ट फॉर्म में. यू ऑल नो, यू कैन सी इट इज फ्लैशिंग ऑन योर बोर्ड, ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, कि लैंड जो फॉरेस्ट होता है वो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, सबसे पहली बात. दूसरी बात, वेजिटेशन भी कई तरह की सपोर्ट करता है. और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की, इट इज हेल्पफुल टू कंट्रोल फ्लड, इट इज हेल्पफुल टू कंट्रोल एटमॉस्फेयर डिक्रीज और एटमॉस्फेयर, एनी एटमॉस्फेरिक क्राइसिस. एनवायरमेंट को सपोर्ट फॉरेस्ट करते हैं. और आजकल के टाइम पे जिस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से अब फ्लड अनकंट्रोलेबल हो गए हैं. क्योंकि हम जानते हैं पेड़ बाढ़ में रुकावट लाता है, लेकिन जिस तरह से हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, इसलिए हम सब बहुत ज्यादा बाढ़ की और फ्लड की और इस तरह के साइक्लोन की प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन जो बढ़ रहा है उसको रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज नेचर का ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर. तो इसको बचाना जरूरी है. एक तो ये वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को भी कर रहा है, बाय कवरिंग आवर एरिया, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव शील्ड है. ये हमारे एरियाज को कवर करता है जिससे हम बच सकते हैं थ्रू फ्लड. तो इन सब चीजों के लिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा यूज होता है. So this is why forest is also fragmented and used in our daily life. Second type of land here is land not for cultivation. यानी ऐसी लैंड जो हमारे पास है, इंडिया में है, बट नॉट फॉर कल्टीवेशन. इसका डायरेक्ट इंडिकेशन ये है कि वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज नहीं हो रही है. तो वो लैंड 2 तरह की होती है. एक होती है बैरन और वेस्टलैंड. बैरन वेस्टलैंड आप देखिएगा, पिक्चर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर, उस पर समझ में आ जाएगा. बैरन लैंड जो बिल्कुल ही बेकार है, बंजर भूमि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, बंजर है, यानी जिसपे किसी भी तरह का कल्टीवेशन क्रॉप उगेगी नहीं. वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. क्यों होगी? क्योंकि उसका ग्राउंड वाटर सूख चुका है, ड्रॉट है. इस वजह से वो लैंड जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर अवेलेबल ही नहीं है.
राइट। तो उस पर हम और दूसरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और लैंड जो हम यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, दैट इज building of industries, and also the roads and our houses, factories, everything which we are making on land, and we are not using those land for the purpose of harvesting or agriculture, right? तो जो लैंड एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रही है, जो लैंड बैरन पड़ी है, वो दोनों लैंड कैसी होगी? लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन। अंडरस्टूड हियर। मूविंग टू द थर्ड पैटर्न, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। देखो वापस समझना है मेरी बात। एक है नॉन कल्टिवेटिंग लैंड, जो बैरन है, बेकार पड़ी है, वेस्ट है, यूज नहीं आ सकती। दूसरा और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी है, लेकिन उसके अलावा और क्या हो सकती है? और भी हो सकती है कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड, यस, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अलावा भी ऐसी लैंड है जो रिमेन आइडियल है, अभी भी कल्टीवेट उनपे नहीं हो रहा है। अब वो क्या है? कल्टीवेशन का यहाँ डायरेक्ट मीनिंग है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, विच गिव अस नेचुरल वेजिटेशन, विच गिव अस फ्रूट, क्रॉप्स, डेली वेजिटेबल्स, जिसके थ्रू हम अपने फूड कंजम्पशन को पूरा करते हैं, राइट है। तो इसमें भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब देखो, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, इसका मतलब क्या है कि ये लैंड बनी है फॉर द पर्पज ऑफ एनिमल फूडर। किसके लिए बनी है? जानवरों के चारे के लिए, यानी जानवर वहां से चारा यूज करते हैं, या अपनी डेली ग्रेजिंग जो होती है जानवर, जैसे आपने सुना होगा, चरवाहे शेफर्ड्स अपने जानवरों को ले जाते हैं, अपने कैटल्स को ले जाते हैं, वहां छोड़ देते हैं जहां पे वो अपनी प्रॉपर फूडर को ले सके। तो ओपन एरिया बनता है। अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा इसका फोटो, आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा व्हाट इज पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो स्पेशली बनी होती है जानवरों के फूडर के लिए, उनके ही खाने के इश्यूज को लेकर के, राइट। सेकेंड टाइप हेयर इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल भी बोल रहे हैं। कल्चरेबल मीन्स कल्चर, कल्चरेबल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, है तो एग्रीकल्चर पर्पज से, लेकिन यूज नहीं हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। अब वो क्या है? लेफ्ट अनयूज फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। इसका मतलब ये है कि वो यूज नहीं हुई, अनयूज्ड है, रिमेन, उसको यूज में नहीं लाया जा रहा है फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। So now we'll go with what is agriculture year. Agriculture year is actually considered as calendar year. No, agriculture year can be twice in calendar year. Means हम यहाँ जो agriculture year की बात कर रहे हैं वो होता है एक क्रॉप के सोन से हार्वेस्टिंग तक का पीरियड, और जब हम क्रॉप को फाइनली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पीरियड के बाद से नेक्स्ट क्रॉप कब जाकर के सोन की जाएगी, तब तक के फेज को हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर ईयर। इसका मतलब क्या होगा? एक क्रॉप की जो प्रोडक्शन टाइम पीरियड होता है, उसके सोन से लेकर के उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, तो जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है एक क्रॉप का, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर ईयर। समझ में आ रही है बात? इट इज नॉट अ कैलेंडर ईयर, इट इज नॉट एन अकाउंटिंग ईयर, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ईयर। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कैलेंडर ईयर में 12 महीने होते हैं, बट एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एक साल यानी 12 महीने में 2 एग्रीकल्चर ईयर हो सकते हैं। इसका मतलब क्रॉप पे डिपेंड करता है। इट कैन वेरी टाइम टू टाइम, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन क्रॉप्स वे टू प्रोड्यूस। उनके सोन पीरियड से लेकर के उनकी फाइनल प्रोडक्ट बनने तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर ईयर। सो हेयर द डेफिनेशन अबाउट एग्रीकल्चर ईयर इज, एग्रीकल्चर ईयर मैंने शॉर्टकट लिखा है AY, एग्रीकल्चर ईयर इज अ हार्वेस्ट ईयर ऑन विच अ क्रॉप इज सोन एंड हार्वेस्टेड। क्रॉप जो बोई जाती है खेती करने के लिए और हार्वेस्ट की जाती है, यानी फाइनल फॉर्म में जब वो तैयार हो जाती है, उसको हम जब यूज करने के लिए तैयार हैं तो वो हार्वेस्टिंग पीरियड हो गया। तो सोन से हार्वेस्टिंग पीरियड का जो बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर ईयर। टू द नेक्स्ट टाइम टिल द क्रॉप विल बी सोन, तब तक आएगा जब तक दूसरी बार, तब तक सेकेंड टाइम पर हम दूसरी क्रॉप सोन करने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ऑल टुगेदर पूरे साल में 2 एग्रीकल्चर ईयर हो सकते हैं। दैट इज डिपेंडिंग ऑन कि हम कितनी क्रॉप, कितनी तरह की क्रॉप एक साल के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक हम बात करें कि एक फार्मर है वो 2 तरह की खेती करता है, तो एक
पीरियड में उसने खेती कर ली आलू की और एक पीरियड में खेती कर ली उसने गेहूं की, तो दोनों हो गई ना, उसकी दो तरह की क्रॉप प्रोड्यूस हो गई। तो दोनों ही जो उसने सॉरी एक क्रॉप होगी एक वेजिटेबल होगी, तो दोनों को ही जो उसने प्रोड्यूस करी उन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो एक साल में आ गया। तो यहाँ कैसे काउंट करेंगे हम, 2 एग्रीकल्चर ईयर, यानी एक क्रॉप का सोन से लेकर के जब तक दूसरा क्रॉप की सोन पीरियड ना आ जाए, दूसरे क्रॉप को बोने का टाइम ना आ जाए, तब तक हम इसको एक एग्रीकल्चर ईयर मानते हैं। क्लियर हुआ? मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो नाउ द थर्ड वन इज लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स, यानी कि जो ट्री प्लांटेशन के पर्पज से यूज की जाती है उस पर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहा। इट इज ऑल्सो कंसिडर एज लैंड अंडर अनकल्टिवेटेड एरिया। सो दीज आर दी 3 टाइप। जल्दी से सबको आप लिख लीजिए, फिर इसके 3 टाइप के अलावा जो और 3 टाइप है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तक हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ वन, फैलो लैंड। व्हाट इज फैलो लैंड? फैलो लैंड इज एक्चुअली मेंट फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन, बट इसमें भी कई चेंजेस आते हैं। इसमें 2 तरह की लैंड होती है। फर्स्ट इज करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड का मतलब है द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, राइट। तो एग्रीकल्चरल ईयर में लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर मीन्स 6 महीने से भी कम टाइम पीरियड में ये लैंड पे किसी तरह का कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि जो लैंड एग्रीकल्चर रीजन से यूज नहीं हो रही है, मींस क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो भी एक एग्रीकल्चर ईयर के से कम टाइम पीरियड में या 1 एग्रीकल्चर ईयर निकलने के बावजूद उस पे किसी तरह का एग्रीकल्चर काम नहीं हुआ, कोई भी क्रॉप सोन नहीं हुई, किसी भी तरह की हार्वेस्टिंग नहीं हुई। तो किसी भी तरह का क्रॉप प्रोडक्शन ना होना फॉर 1 एग्रीकल्चर ईयर, वो मैंने अभी आपको बहुत क्लियरली समझा दिया। उसके कारण इसको हम बोलते हैं करंट फैलो लैंड। नाउ व्हाट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस फैलो लैंड इज अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब समझ में आ गया, लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, जिस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी एक एग्रीकल्चर ईयर से कम पे, राइट। बट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अदर देन करंट फैलो, इसका मतलब एक से ज्यादा एग्रीकल्चर ईयर, इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब वो क्या है? लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, बात वही है, विदाउट कल्टीवेशन अनकल्टिवेटेड, बात एक ही है, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है। पहली बात तो ये समझनी है, राइट। तो किसी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है इन दोनों। फैलो लैंड का मतलब है वापस से वही, यहाँ भी वही था लैंड अनकल्टिवेटेड एरिया, यहाँ भी वही है अनकल्टिवेटेड, पर यहाँ जो अनकल्टिवेटेड है वो किसी और रीजन से यूज हो रही है, बट यहाँ पे जो अनकल्टिवेटेड है वो होती एग्रीकल्चर रीजन से यूज है, लेकिन फिलहाल उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो किस टाइम पीरियड में, जब करंट फैलो की बात कर रहे हैं तो एक एग्रीकल्चर ईयर में नहीं हुई या उससे कम टाइम पीरियड में नहीं हुई। अब इधर जो बात हो रही है अदर देन, ये कह रहा है कि लैंड जो अनकल्टिवेटेड है फ्रॉम 1 to 5 ईयर, क्या कह रहा है 1 to 5 ईयर, यानी कि 1 से 5 साल तक, 1 से 5 साल तक, 1 से 5 साल तक का क्या मतलब है कि 1 से 5 साल तक, 1 से 5 साल कौन से एग्रीकल्चर ईयर, वापस समझ लेना, it can be said as 2.5 साल, it can be said as 2.5 ईयर अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर, यानी कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग ये 2.5 साल हो सकता है, बट एक एग्रीकल्चर ईयर के अकॉर्डिंग 1 से 5 साल तक किसी भी तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुई है उस लैंड पर, यानी 5 क्रॉप पीरियड निकल गए। क्या निकल गए? 5 क्रॉप प्रोडक्शन पीरियड निकल गए, उस पे किसी तरह का क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हुआ। और क्यों होता है ये? इट इज जस्ट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन दी नेचुरल वे। इस टाइम पीरियड को इसलिए रिटेन किया जाता है, ये जानबूझ के भी होता है कई बार ऐसा, क्यों? ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नेचुरल तरीके से एनहेंस हो, ना कि केमिकल डाल करके, क्योंकि केमिकल डालने से लैंड की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी लॉन्ग टाइम में खत्म हो जाती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज करके लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी कैपेसिटी बढ़े, इसलिए इस टाइम पीरियड का गैप रखा जाता है कई बार। मूविंग टू द लास्ट वन, दैट इज net sown area. Net sown area is saying about the actual agricultural used area, यानी जिस एरिया में एक्चुअली में एग्रीकल्चर होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, और वो एरिया बना ही
क्रॉप के लिए ही है। फर्टाइल लैंड है, वहां पर रेगुलर सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है और जिसकी वजह से वहां पर प्रोडक्शन कंटिन्यू है। और इसका एक फीचर ये है, इसको हम ये भी बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी कंट्री का मेजर प्रोडक्शन जहां से जिस एरिया ऑफ लैंड से होता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रॉप, दैट इज कवरिंग इन नेट सोन एरिया, राइट। और इसका एक फीचर और आता है, दिस इज अ एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया ईयर, यानी कि वापस से एक चीज समझनी है, यानी 6 महीने के अंदर हम 2 बार भी प्रोडक्शन कर सकते हैं इस पे, यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में ट्वाइस हम प्रोडक्शन ऑफ एनी क्रॉप कर सकते हैं या प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम कर सकते हैं। फॉर दिस रीजन इट इज कंसिडर एज नॉन नेट सोन एरिया, हाईली प्रोडक्टिव एरिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंड यूटिलाइजेशन in the form of forest land not for cultivation, other uncultivated land, fallow land। देखो यहाँ पे ये दो not for agriculture purpose है, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस है बट एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, और यहाँ पे ये टोटली ही एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी हो रही हैं और ये लैंड भी है, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो नहीं रही है फॉर सम टाइम पीरियड। वैसे तो होंगी क्योंकि ये बना एग्रीकल्चर के लिए, बट फॉर फ्यू टाइम पीरियड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यहाँ नहीं हो रही, एंड द रीजन आई हैव एक्सप्लेन टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस सेगमेंट। इसके अलावा जो एक चार्ट एक डिस्प्ले होगा आपके बोर्ड पर, उसको आपको समझना है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जो ये सारे पार्ट ऑफ लैंड है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से टाइम टू टाइम ये चेंज हो गया है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। यू कैन सी आपकी एनसीईआरटी में ये चार्ट अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम पास्ट टू द करंट वन। जो रिवाइज्ड और लेटेस्ट डेटा इसमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पास्ट में और प्रेजेंट में क्या डिफरेंस आया है इन दीज टाइप ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। So in this chart you can easily see that in 1960-61 and in 2014-15 the general land use category has been divided। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो लाइट ग्रीन शेड है जिसमें 1960-61 में 46% था हमारा नेट सोन एरिया, जो 1% रिड्यूस हो करके 45 हो गया 2014 एंड 15 में। सेम अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें जो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए 1960-61 में 18% था, जो इंक्रीज होके 2014 एंड 15 में 23% हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सभी तरह की बैरन लैंड, अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, परमानेंट पास्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड, सभी के बारे में दिया है। बट जो रेड कलर में दिया हुआ है बैरन लैंड, उसका एरिया कम हो गया है कंपेयर टू 1960 टू 2014, यानी इसमें आकर के इसका बैरन लैंड कम हो गई, यानी हमने अपनी कंट्री का स्टेटस सुधार लिया है। तो इस तरह से हम देखें तो लैंड यूज़ पैटर्न में इंडिया कई जगह इम्प्रूव कर गया है और कई जगह डिक्रीज़ कर गया है। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो कई जगह हम बेटर हो गए हैं लैंड यूज़ करने की टेक्निक्स के थ्रू। जिस तरह से हम देखते हैं बैरन लैंड हमारी कम हो गई है और हमारी जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है वो बढ़ रही हैं। दैट इज़ बट ऑब्वियस हम मॉडर्नाइज भी हो रहे हैं। एक चीज़ और जो करेक्ट करनी है, मैंने आपको 6 टाइप्स बोल रहे थे लैंड यूज़ पैटर्न के, बट वो एक्चुअली 5 टाइप्स ही हैं, उसके 2 पार्ट करके हैं इसलिए। So that's all for today. I hope you all have understood how we are classified land use pattern in our country और किस तरह से इस तरह की लैंड्स हमारी कंट्री में दिखाई देती है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल विद अदर्स एज वेल, एंड ऑल्सो कमेंट if you want to suggest me to improve in all the way to teach you for future, right? So that's all for today. Bye bye.